अक्टूबर सोशलिस्ट इनकलाब पर अपने ख्यालात का इज़हार करें। कॉमरेड इमदाद काजी। आज अक्टूबर सोशलिस्ट इनकलाब की 102वीं सालगिरह पर आप तमाम दोस्तों को मुबारकबाद। पूरी दुनिया में जो लोग इंसानियत की निजात, मजलूम कौमों, मजलूम तबकात की हुक्मरानी, हक़ हुक्मरानी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, उन सबको आज के दिन पर मुबारकबाद। दोस्तों, अक्टूबर सोशलिस्ट इनकलाब के हवाले से आज इन दोस्तों ने हमारी एक मुख्तसर सी महफिल थी, कोई जलसा वलसा नहीं था, तो गुजारिश ये होगी कि क्योंकि ये चैनल हमारे पूरे दुनिया के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट तहरीक के मुतालिक, पाकिस्तान के मुतालिक स्पेशली जानना चाहते हैं, उनके लिए दिलचस्पी का बायस होगा कि इस मौके से वो भी मुस्तफ़ीद हो कि कनाडा में, बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन इंडिया में जो दोस्त जो है इस मौके को जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात भी और कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान का नुक्ते नज़र भी, तो इस वजह से मैं उर्दू में बात करूँगा। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि अक्टूबर सोशलिस्ट इनकलाब कैसे आया, किन्होंने किया? क्योंकि दुनिया के अंदर कॉमरेड लेनिन के बकौल के एक ताकतवर फौज, ताकतवर बादशाह, ताकतवर हुकूमत, उससे मुकाबला करके उसे शिकस्त देने के लिए ज़रूरी है कि उसके मद्दे मुकाबले, उसकी कुव्वत के बराबर आपकी तंजीम की कुव्वत होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने मुल्क के अंदर ज़ार की उस बर्बरियत के खिलाफ, जिसको 3-4 मराहल ऐसे आए कि मजदूर राज के ज़ार के महल के सामने इकट्ठे हुए कि अपनी शिकायतें, अपनी अरजदाश्त जो है ज़ार बादशाह को पहुंचाएं, तो उनको जिस तरह भून डाला, वो आज भी लेनिनग्राड में ज़ार के महल के साथ जो है वो चौक है जिसको खूनी चौक कहा जाता है। इस तरह का खून बहाने वाली रियासत और सुल्तनत में इनकलाब बर्पा करने के लिए कॉमरेड लेनिन ने एक ज़बरदस्त किस्म की पार्टी बनाई। और पार्टी के लिए उन्होंने जब 1897 में मुख्तलिफ लेफ्ट और कम्युनिस्ट ग्रुपों को इकट्ठा करके पार्टी बनाने की कोशिश की, तो 5 साल के अरसे के अंदर, यानी 97 से लेकर 1903 तक जो है, उन्होंने उस पार्टी के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा कर दिया, जिसके 3 पिलर्स मुकर्रर किए। सबसे पहले कि पार्टी किसकी नुमाइंदा होगी, आइडियोलॉजी क्या होगी, काम के तरीक़ेकार और पार्टी मेंबरशिप का क्या होगा। तो सबसे पहला नुक्ता रखा गया कि पार्टी मेंबरशिप के लिए ज़रूरी होगा कि वो नज़रिए को समझे, नज़रिए से इत्तेफाक करे और वो पार्टी का मेंबर बनने का पहला शर्त पूरा करेगा। तो उस पर एतराज़ आया कि मेहनत कश तबका, मजदूर तबका, वो तो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो इस नज़रिए को कैसे उस तरह समझ सकेगा। तो कॉमरेड लेनिन ने कहा कि मुख्तसरन ये समझे कि वो नज़रिया जो मेहनत कश तबके को पैदावार के वसीलों पर हुक्मरान बनाना चाहता है और पैदावार जो है वो इंसानी ज़रूरतों के लिए करना चाहता है, निजी मिल्कियत का खात्मा चाहता है, सिर्फ ये चीज़ें समझता है, वो बिलाशक आलमों, फाजिलों और दानिश्वरों की तरह अपने नज़रिए को बयान न कर सके, वो पार्टी मेंबरशिप का हकदार होगा। दूसरा शर्त कि वो पार्टी के डिसिप्लिन में रहकर, तंजीम में रहकर, उसके अंदर अपने डिस्कशंस रखकर, पॉइंट्स रखकर, वहाँ पर जो चीज़ें काम के लिए टास्क का तयन हो, उस पर काम करने को तैयार हो। और तीसरी बात कि वो पार्टी को फंड देने के लिए तैयार हो। तो नज़रिया, तंजीमी डिसिप्लिन और फंड, तीनों चीज़ों को जो मानता है वो पार्टी मेंबर बन सकता है, जिस पर उसी वक्त ही ट्रॉट्स्की की क़यादत में लोगों ने इख्तलाफ किया और वो अलग होकर उन्होंने जाके पार्टी बनाई, अलग ग्रुप बनाया। लेकिन लेनिन ने वो एक आईनी डिसिप्लिन वाली पार्टी कायम की, तभी ये मुमकिन हुआ ज़ार को शिकस्त देना। दूसरा सवाल कि इनकलाब आया, तो इनकलाब किस वक्त आया? इनकलाब उस वक्त आया जब ज़ार जो है पहली आलमी जंग से भी पहले जापान से लड़ाई में बहुत बड़े पैमाने पर अपना नुकसान कर चुका था और उसके नतीजे में रूसी मईशत बैठ चुकी थी और मजदूर तबका और आम आवाम पर ज़ार हुक्मरानी के काबिल नहीं रहा था। उसी ज़माने में कॉमरेड लेनिन ने बाहर रहकर यह फैसला किया कि अभी या कभी नहीं,
اور اس پر انہوں نے اپنی تھیسس بھی لکھی اور اس کے نتیجے میں وہ روس میں واپس آئے اور پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا. تو دوستوں نے طے کیا کہ اب زار کو ضرب مارنی چاہیے اور وہی کامریڈ لینن کی پارٹی کے ضرب کے نتیجے میں یہ ممکن ہوا کہ زار مجبور ہوا اور انہوں نے دوما کے انتخابات کرائے اور اس کے نتیجے میں پہلی دوما بنی, دوسری دوما بنی اور تیسری دوما کے وقت جو ہے انہوں نے انقلاب برپا کر دیا. اب پہلی دوما اور دوسری دوما کا جب مطالبہ کیا جا رہا تھا تو ٹراٹسکی گروپ اور دوسرے لوگ کہتے تھے کہ اس دوما سے محنت کش طبقے کو کیا ملے گا, مزدور کسان کو کیا ملے گا. تو لینن نے کہا کہ پہلی دوما اور دوسری دوما میں بلا شک محنت کش طبقے کی تعداد اتنی کم نہیں آئی کہ وہ آئین میں تبدیلیاں کر سکے, زار سے اقتدار چھین سکے, لیکن عوام کو اپنی قوت کا احساس ہوا کہ ہم حکمرانوں کو بدل سکتے ہیں. اس قوت کو مد نظر رکھتے ہوئے لینن نے جمہوری پروسیس سے عوام کو گزارا اور لینن سمجھتے تھے کہ سماج کی بورژوافیکیشن سیاسی طور پر اس سے گزرنا ضروری ہے, تبھی ممکن ہوگا کہ پرولتاریہ طبقہ اپنا انقلاب کر سکے. تو جب انہوں نے 2 دوما کے بعد بلدیاتی انتخابات ہوئے اور اس میں کسی حد تک ان کو کامیابی ملی تو اس کے بعد لینن نے کہا کہ اب قسطوں کا مرحلہ ختم ہو گیا, اب اقتدار پر سیدھا محنت کش طبقے کو, مزدور طبقے کو حملہ کرنا چاہیے اور اقتدار پر قبضہ کرنا چاہیے. اور وہ ممکن ہوا, اقتدار حاصل کر لیا. اقتدار حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اندرونی طور پر وعدے کیے تھے. پہلا وعدہ یہ تھا کہ وہاں پر ہر آدمی کو تعلیم, علاج, روزگار اور گھر مہیا کیا جائے گا. اسی پر انہوں نے کام شروع کر دیا اور انہوں نے 1917 کے انقلاب نے 1933 تک یعنی 20 سال کے عرصے میں, اس دوران لینن کا انتقال بھی ہوتا ہے لیکن یہ ٹارگیٹس اچیو کر لیے اور انہوں نے اپنے عوام کو یہ تمام فیسلٹیز دیں. لیکن لینن نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد جو 2-3 بنیادی آرڈرز جاری کیے پہلے دن, وہ تاریخ کے لیے ایک بہترین مثال ہے اور پوری دنیا کی کمیونسٹ تحریک کے لیے وہ مثال ہے. پہلا آرڈر لینن کا تھا کہ غیر مشروط طور پر جنگ بند. دوسرا نقطہ تھا کہ تمام قوموں کو حق خود اختیاری بشمول حق علیحدگی. تیسرا نقطہ تھا کہ تمام اداروں کا انتظام مزدوروں کی اور کسانوں کی کمیونز کے انتظام میں ہو. یہ انہوں نے فیصلہ کیا اور اس کے نتیجے میں انقلاب کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کیے. لینن نے اس انقلاب کے بعد اپنے ملک کے عوام کے لیے تو جو کچھ کیا, لیکن دنیا کے لیے انہوں نے مثالیں قائم کی. سوویت انقلاب نے کامریڈ لینن کے بعد کامریڈ اسٹالن کی قیادت میں 10 سالہ منصوبے بنائے اور ان منصوبوں کے نتیجے میں وہ ٹارگیٹس حاصل کیے جو سرمایہ دارانہ نظام لمبی تاریخ میں حاصل نہیں کر سکا تھا, اور انہوں نے پوری دنیا کو آزادی کا درس دیا. اور اس کے نتیجے میں 15ویں صدی عیسوی میں جو کالونیلائزیشن کا دور شروع ہوا تھا اور 17ویں صدی میں صنعتی دور کے بعد جو دوبارہ کالونائزیشن کا دور شروع ہوا اور لینن کے دور میں آ کے ڈی کالونائزیشن کا عمل شروع ہوتا ہے کہ 1917 کے انقلاب نے نو آبادیوں کو جانکاری دی اور قومیں آزادی کے لیے ان کی تڑپ بڑھ گئی اور انہوں نے آزادیاں حاصل کرنا شروع کر دی اور بے شمار ممالک میں آزادیاں حاصل کی. دوسری عالمی جنگ تک یہ سارے سلسلے چلتے رہے اور راک فیلر کمپنی اور امریکی سرمایہ داروں نے مل کر دوسری عالمی جنگ سے پہلے 1937 میں جو سوویت یونین کی کامیابیاں سامنے آئی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جرمنی میں ہٹلر فاشزم کو ابھارا. اور سرمایہ دارانہ نظام جب بھی بحران کا شکار ہوتا ہے تو مذہبی یا نسلی اور لسانی فاشزم کو بڑھاوا دیتا ہے. تو ہٹلر کی فاشزم کے نتیجے میں انہوں نے اس قوت کو بنایا جو قوت سوویت یونین کو ڈسمینٹل کرے, بالکل ختم کر دے. لیکن ہٹلر سے کچھ حکمت عملیاں کا غلطیاں ہوئیں اور انہوں نے جب فرانس پر حملہ کیا اور چند دنوں کے اندر پورے فرانس پر قبضہ کر لیا تو سرمایہ دار دنیا پریشان ہو گئی کہ ہم جس کو سوویت یونین کے لیے تیار کیا تھا انہوں نے تو حملہ ہی ہمارے بلاک پر کر دیا. تو پھر انہوں نے کامریڈ اسٹالن سے معاہدہ کر کے جرمن فاشزم کو شکست دی. جرمن فاشزم کی شکست کیا ہوئی؟ سوویت یونین کی بے انتہا ترقی جو ہوئی اس کو انہوں نے تباہ ملیامیٹ کر دیا. لیکن
اس کے نتیجے میں جو ڈی کالونیلائزیشن کا پیریڈ شروع ہوا تھا، نوآبادیاتی نظام کے ٹوٹنے کی جو زنجیریں ٹوٹنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ بہت تیز ہو گیا، اور انہوں نے پوری دنیا میں صرف قومی آزادی کی تاریخوں کو نہیں بلکہ مظلوم طبقات کو، محنت کش طبقے کو ایسا درس دیا کہ پوری دنیا کے اندر مزدور طبقہ سوشلزم کا جھنڈا لے کر، بالشویک انقلاب کا جھنڈا لے کر پوری دنیا میں نکل پڑا، اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں سوشلسٹ انقلابات آتے گئے۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد کہ انہوں نے اپنے ملک کو، خاص طور پر سینٹرل ایشیا اور رشین فیڈریشن کے جو علاقے سائبیریا کی طرف تھے، جو منگولیا سے اوپر تھے، ان علاقوں میں جہاں قبائلی نظام تھا، جہاں پر ابھی بھی لوگ جو ہے وہ قبائلی نظام کے انتہائی خراب دور میں گزر رہے تھے، ان کو اس قابل کیا کہ وہ اس نظام کو قبول کریں اور اس نظام کے لیے آگے بڑھیں، اور انہوں نے دنیا میں وہ کامیابیاں دکھائیں کہ چیچنیا اور داغستان کے لوگ جو ہے وہ رشین فیڈریشن کے روس کے برابر ترقی کی منزل پر آ کے پہنچے۔ یہ کامیابیاں کیوں پھر رد انقلاب میں منتقل ہو گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے تاریخ کا۔ جس طرح پیرس کمیون ہم پوری دنیا کے آزادی پسندوں، انقلاب پسندوں اور طبقاتی نظام کے خاتمے اور تاریخ کے بہتر مستقبل کی طرف دیکھنے والوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے، اور اس کی کامیابیاں ناکامیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہے جس کو ہر وقت ہم ایکسپلور کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سوویت انقلاب کی کامیابیاں ناکامیاں دونوں پر تجزیہ کرنا، تحقیق کرنا ہماری جو ہے وہ تب تک ضرورت رہے گی جب تک انسان اس منزل تک نہیں پہنچتا جس میں طبقات مٹ جائیں گے، انسان اور فطرت کا سیدھا مقابلہ ہوگا، یعنی کمیونزم کا معراج کا دور ہوگا۔ تب تک ہمیں تحقیق کرنی ہوگی۔ آج تک جو تحقیق ہوئی ہے سوویت یونین کے انقلاب کے رد انقلاب کا شکار ہونے کے، اس میں 3-4 باتیں اہم ہیں، نمایاں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ کامریڈ لینن نے انقلاب کے آنے کے فوری بعد کہا تھا کہ پارٹی ممبرشپ کے دروازے ذرا سکیڑ دو، کیونکہ اب قسمت بنانے والے لوگ پارٹی میں آئیں گے۔ لینن نے کہا کہ کیونکہ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں فیکشنلزم چل رہی ہے، مولوٹوف، ٹراٹسکی، بخارین، کامینیف، اسٹالن، ان سب کے گروپس جو ہے اپنے اندر گروپ کی صورت میں کام کر رہے ہیں۔ ٹراٹسکی تو اوپنلی اظہار کر رہا ہے کہ ہمیں حزب اختلاف کا گروپ بنانے کی اجازت دی جائے، لیکن عملی طور پر یہ 4-5 گروپس کام کر رہے ہیں، اور ہر گروپ اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے بھرتی کر رہا ہے، اور اس بھرتی کے نتیجے میں نان کمیونسٹ ایلیمنٹ پارٹی کا ممبر بن جائے گا۔ لیکن لینن کی اس بات پر انہوں نے توجہ نہیں دی۔ لینن جو ہے آخر میں بیمار پڑ گئے اور فیکشنلزم تیز ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں قسمت بنانے والے اور اینٹی کمیونسٹ لوگ جو ہے وہ بھی پارٹی کے اندر بھرتی ہو گئے۔ جب کامریڈ لینن کا انتقال ہوا، ٹراٹسکی گروپ سے اسٹالن نے نجات حاصل کر لی، تو 1924-25 سے لے کر 1938 کی کانگریس تک ہر کانگریس میں پارٹی ممبرشپ کم ہوتی گئی، اور اسٹالن نے سے لوگ سوالات کرنے لگے کہ ہر کانگریس میں ممبرشپ کیوں کم ہو رہی ہے۔ تو کامریڈ اسٹالن نے کہا کہ پارٹی ممبرشپ کا جو کرائیٹیریا 1903 میں تعین کیا گیا تھا وہ آج بھی ویلڈ ہے، اور اس معیار پر جو آدمی پورا نہیں اترتا اس کو ہم پارٹی کا ہمدرد شمار کرتے ہیں، اس کی ممبرشپ نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ پارٹی کے اندر صرف وہی لوگ رہنے چاہیے جو پارٹی ممبرشپ کا کیڈر کا کرائیٹیریا پورا کرتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو ممبرشپ لاکھوں تک پہنچ چکی تھی وہ 1938 کی کانگریس میں 8.25 لاکھ سے بھی کم رہ گئی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوتی ہے تو اس وقت ممبروں کی تعداد کتنی ہے؟ حیران کن بات ہوتی ہے کہ ریڈ آرمی کی لڑائی کے نتیجے میں اور دوسری عالمی جنگ میں جس میں اسٹالن گراڈ، لینن گراڈ تباہ ہو جاتا ہے، آدھے روس کو جرمن فوجیں آ کے تہس نہس کر دیتی ہیں، 2-2.5 کروڑ آدمی سوویت یونین کے مر جاتے ہیں، شہادت پاتے ہیں، لیکن پارٹی ممبرشپ جو ہے وہ 8.25 لاکھ سے بڑھ کر 1.25 کروڑ تک پہنچ گئی۔ تو یہ کیسے بڑھی؟ اس کی معنی پارٹی کے اندر ہے بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے انقلاب سے وفاداری نہیں تھی، یہ محسوس کیا کہ اب اس سوویت انقلاب کو شکست نہیں دی جا سکتی، انہوں نے کہا کہ اس میں داخل ہو کر اس کو شکست دی جائے،
और दूसरा एलिमेंट था वो जो अभी भी फैक्शनलिज्म अंदर किसी न किसी हद तक चल रही थी। और उसका नतीजा ये निकला कि एडवर्ड शेवरनाडजे अपनी किताब मेमोइर्स में लिखता है कि जब हम मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए तो आंद्रोपोव में चर्नेनको, ये जो मार्क्सिज्म का स्कूल होता था वो जॉइंट स्कूल होता था, उस क्लास में जब हम जाते थे तो टीचर जो हमें पढ़ाता था वो एंटी मार्क्सिज्म पढ़ाता था और वो हमें ये बावर करा रहा था कि ये सोशलिस्ट निज़ाम, ये मार्क्सी फलसफा, ये किसी सूरत इंसानी फितरत के मुताबिक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम वापस आके क्लासों से शाम को बैठते थे, 3-3, 4-4 घंटे डिस्कशन करते थे कि हम इसको कैसे जवाब दें। कह लगे हम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक हम मुकाबला करते रहे। उसके बाद वो हमसे मालूमात में ज्यादा थे, आर्ग्यूमेंट में ज्यादा थे, हम शिकस्त खाते गए, ढीले पड़ते गए। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हम लोगों ने भी ये कबूल करना शुरू किया शऊरी तौर पर कि ये मार्क्सिज्म का निज़ाम, गैर तबकाती निज़ाम इंसान की फितरत के उलट है। और हमने तय किया कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम इस निज़ाम को तोड़ देंगे। अब यहाँ के सवाल बनता है कि ये गोर्बाचोव 52 ईयर्स की एज में पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनता है, तो ये यूनिवर्सिटी में कब आया होगा? एडवर्ड शेवरनाडजे सेंट्रल कमेटी का मेंबर बनता है, उसकी उम्र है 53 ईयर्स, तो ये मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में किस उम्र में आया होगा? 18 से 20 साल। इसकी मानी 33 साल पीछे चले जाओ, 33 साल पीछे चले जाओ तो आपको अंदाजा होगा कि कॉमरेड स्टालिन के मरने से 2-3 साल पहले की बात है कि जिसमें ये मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए। इसकी मानी कॉमरेड स्टालिन के जिंदा होते हुए आखिरी दिनों में एंटी कम्युनिस्ट एलिमेंट इस मंजिल तक पहुंच चुका था कि नौजवानों को तालीम देने वाले जो है वो एंटी कम्युनिस्ट थे, जो मार्क्सिज्म को गलत तशरीह करके नौजवानों को कन्विंस कर रहे थे कि ये निज़ाम काबिल अमल नहीं है, ये इंसानी फितरत के खिलाफ है। तो दो फैक्टर्स तो ये है, गलत मेंबरशिप और उसके नतीजे में पार्टी के आला इदारों तक उन लोगों का पहुंचना। दूसरी कॉमरेड लेनिन ने एक अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इनकलाब और रद्द इनकलाब, इनकलाब से पहले, इनकलाब के बाद भी, इनकलाब और रद्द इनकलाब पार्टी के अंदर भी, समाज के अंदर भी हमेशा लड़ता रहता है, इसका मुकाबला जारी रहता है। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक तबकात मिट जाए, आलमी तौर पर सोशलिस्ट निज़ाम की कामयाबी हो जाए, इंसान कम्युनिज्म के मरहले में दाखिल हो जाए, तब भी ये मुकाबला जारी रहेगा और ये नस्ल दर नस्ल जारी रहेगा। तो लेनिन से किसी ने सवाल पूछा कि ये लड़ाई कब तक चलेगी, तो उन्होंने कहा इसका तायुन नहीं किया जा सकता कि कितना अरसा लगेगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जब इंसानी ज़हन से ये चीजें बिल्कुल निकल जाए कि कभी तबकात भी थे, कोई अमीर भी था, कोई जमींदार भी था, कोई राजा भी था, कोई महाराजा भी था, कोई परोहत भी था, जब ये तस्वर ज़हनों से मिट जाएगा वो दौर होगा जिसमें अब नजरियाती लड़ाई की जरूरत नहीं होगी। तो लेनिन ने कहा था कि इनकलाब और रद्द इनकलाब की लड़ाई को अंडरमाइन किया गया, कम अहमियत दी गई, तो रद्द इनकलाब इनकलाब को खाना शुरू करेगा। और वही हुआ कि ब्रेज़नेव के ज़माने में उन्होंने लड़ाई ख़त्म कर दी। हालांकि ख्रुश्चेव के आने के बाद ये चीज़ ज़रूरी हो गई थी कि इनकलाब और रद्द इनकलाब की फौरी तौर पर स्टालिन के इंतकाल के बाद एक मरहला शुरू हो गया था रद्द इनकलाब का, जब उसको उन्होंने विन ओवर किया और सेक्रेटरी जनरल के अख्तियारात छीन कर सिर्फ उसे सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल रहकर सेंट्रल कमेटी का सेक्रेटरी दूसरे आदमी को बनाया गया। यानी ख्रुश्चेव के अख्तियारात को कट लगाई गई पार्टी के अंदर कि वो सिर्फ स्टेट संभालेगा, पार्टी नहीं संभालेगा। तो उस वक्त जरूरी था कि नजरियाती लड़ाई को ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, जो नहीं किया गया। और आहिस्ता आहिस्ता ब्रेज़नेव ने तो आके ये कहा कि अब सोशलिज्म का मरहला तय कर लिया, अब कम्युनिज्म के मरहले में दाखिल हो गए। कम्युनिज्म के मरहले में कैसे दाखिल हो गए? जब रशिया के करीब, सोवियत यूनियन के करीब जर्मनी, फ्रांस बैठा हुआ है, बेल्जियम बैठा हुआ है, अमेरिका बैठा हुआ है और दुनिया के अंदर इतनी बड़ी साम्राज्य कैंप मौजूद है, तो सोशलिज्म जो है वो कम्युनिज्म में कैसे मुंतकिल होगा? कम्युनिज्म में दाखिल होने की मानी है जोग्राफियाई हुदूद खत्म करना, रियासत के जबर के आले खत्म करना, पुलिस, फौज और जेल थाने खत्म कर देना। जब आपका दुश्मन इतनी ताकत में मौजूद है तो ये सारी चीजें कैसे खत्म करें?
तो नजरियाती लड़ाई कम होने के नतीजे में समाज के अंदर जो नई पौध यंग जनरेशन पैदा हुई, उस जनरेशन को सरमाएदाराना निजाम की प्रोपेगेंडा असरअंदाज होने लगी। लोग हैरत की बात है कि वो मुआशरा जिसमें तालीम, इलाज, रोजगार और घर की जमानत है, वहां की लड़कियां अमेरिकन जीन्स के पैंट पर अपना जिस्म देने के लिए तैयार हो जाएं। इसकी मानी उन्होंने न अखलाकी तरबियत की न नजरियाती तरबियत की, जिसका ये नतीजा निकला। और तीसरा जो अहम मामला है, अहम बात है, वो ये है कि सोवियत इनकलाब की जदलियाती तज्जिया करना। और जदलियाती तज्जिया ये है कि तबकात जो है अभी मौजूद है और सोशलिज्म जो है वो कम्युनिज्म के मरहले में दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक दुनिया के ममालिक में इनकलाबात नहीं आते। तो फिर कम्युनिज्म में जब नहीं जाएगा तो कितना अरसा स्टेगनेंट रहेगा सोशलिज्म तक। कोई चीज एक जगह रुकती नहीं है, या पीछे जाएगी या आगे जाएगी, ये जदलियात का उसूल है। तो सोवियत यूनियन अगर कम्युनिज्म की तरफ नहीं बढ़ता, तारीख कम्युनिज्म की तरफ नहीं बढ़ती, तो फिर सोशलिज्म से सरमाएदारी की तरफ जाएगी, तो तारीख सरमाएदारी की तरफ चलेगी। तो नजरियाती तौर पर इस चीज की जरूरत है कि पार्टी के अंदर, समाज के अंदर नजरियाती जदोजहद हमेशा जारी रहनी चाहिए। आज की दुनिया क्या हो गई? मेरे दोस्त ने मुझसे पहले येल्सिन के दौर का जिक्र किया। मैं 2017 में अक्टूबर सोशलिस्ट इनकलाब के 100 साला सालगिरह की तकरीबात और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की मीटिंग अटेंड करने लेनिनग्राड भी गया, मॉस्को भी गया, और वहां जाके अमली तौर पर चीजें देखी भी, लोगों से इंटरव्यूज भी किए, बात भी की। हालांकि एक मजबूरी है कि कॉमन रूसी पीपल जो है वो अंग्रेजी नहीं जानता, सवाए रूसी के वो जबान नहीं जानते। लेकिन इसके बावजूद कि सोवियत यूनियन की ये देन है, और मैं समझता हूँ कि सोवियत यूनियन अभी 25-30 साल और रहता तो दुनिया में जितनी स्पेनिश, जितनी इंग्लिश बोली जाती है, इतनी रूसी बोली जाती है। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में जिन जिन ममालिक के डेलीगेट्स, मंदूब आते हैं, उनकी 80% वो लोग हैं जिन्होंने तालीम सोवियत यूनियन से हासिल की, तो वो रूसी भी जानते हैं। तो उनको बीच में इंटरप्रीटर और ट्रांसलेटर करके हमने उनसे इंटरव्यूज किए। तो इंटरव्यूज करने के नतीजे में हमें ये बात सामने आई कि येल्सिन ने कोशिश की कि ये रद्द इनकलाब इतना पुख्ता हो जाए कि रशिया में दोबारा सोशलिज्म ना आ सके। तो क्या क्या स्टेप्स लिए? सबसे पहले जो भी पब्लिक सेक्टर यानी रियासती जो प्रॉपर्टीज थी वो उन्होंने आपस में बांट दी और वो निजी मिल्कियत बना दी। दूसरा, अमेरिकन CIA को सोवियत यूनियन के, खासतौर पर रशियन फेडरेशन के, रशिया में, रूस में, हर शहर में उनको ऑफिस कायम करने, CIA को ऑफिस कायम करने दिए। और CIA का दुनिया में जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं जो अमेरिका से बाहर हैं, वो सबसे बड़ा सेंटर जो है वो उन्होंने मॉस्को में बना दिया ताकि ये दोबारा उस तरफ नहीं। और ये जो लोग देखते हो ना कि आज पुतिन को मुंतखब करते हैं, इसके बावजूद कि वो सोशलिज्म की तरफ नहीं जा रहा, वजह क्या है कि सोवियत यूनियन के अवाम में कम से कम हुब्बुल वतनी है मौजूद, और उन्होंने समझा कि येल्सिन हरामजादे ने हमारे मुल्क को अमेरिका की एक नौ आबादी बनाने की कोशिश की। तो इस वजह से पुतिन जब इक़्तिदार में आया तो अमेरिकन CIA को निकाला, अमेरिकी सफारत खानों को महदूद कर दिया, जिसके नतीजे में लोग पुतिन से मोहब्बत करते हैं। और आज पूरी दुनिया में सिर्फ येल्सिन ने यह हाल कर दिया कि पेंशन घटा दी, तनख्वाहें कम कर दी, औरतों की जो डिलीवरी का पीरियड था जिसमें छुट्टी होती थी वो कम कर दी, और हाउसिंग स्कीमें जो पॉपुलेशन के बढ़ने के तनासब से हाउसिंग स्कीमें बनती थी वो बंद कर दी, और घरों की प्राइवेटाइजेशन कर दी। जो जिसके कब्जे में आया वो ले उड़ा। जिस सेंट्रल कमेटी के मेंबर के पास है 50 फ्लैट हाथ लग गए तो वो आप किराए में चला रहा है। ये सारी चीजें जब वहां पर हुई तो वहां पर बहरान पैदा हो गया, करेंसी गिर गई। और ये प्लानिंग के साथ गोर्बाचोव और येल्सिन दोनों ने की। हमारा एक तोलेकन कम्युनिस्ट वर्कर्स पार्टी ऑफ रशिया की पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने हमें खुद बताया कि जिस वक्त येल्सिन ने ऐलान किया सोवियत यूनियन के खिलाफ और उन्होंने रशियन फेडरेशन को अलग का ऐलान किया, तो उस वक्त क्राइमिया में मैं गोर्बाचोव के साथ बैठा हुआ था जब हमें इतला मिली कि येल्सिन ने यह ऐलान कर दिया है। तो मैंने गोर्बाचोव से पूछा कि भाई ये तो बहुत परेशानी की बात है। तो कहने लगे कि गोर्बाचोव खामोश रहे
मुझे जरा बराबर भी एहसास नहीं हुआ कि ये गोरबाचोव को कोई अफसोस भी हो रहा है। और फिर दुनिया का क्या आलम हुआ, दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का दौर चला और उस ग्लोबलाइजेशन ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दी जिसको न्यू लिबरलिज्म कहा जाता है, और पूरी दुनिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया गया और जो पब्लिक सेक्टर था उसको प्राइवेटाइज किया गया, और स्टेट ने जो वेलफेयर स्टेट्स बनी थी सोवियत यूनियन के प्रेशर के नतीजे में, और उन्होंने लोगों को रोजगार देना, तालीम और इलाज देना और किसी हद तक घर देना का सिलसिला शुरू किया था। और पूरा वेस्टर्न यूरोप जो है वो ईस्ट यूरोप में सोशलिज्म आने की वजह से वो सारी महारत हासिल कर रहा था जो सोशलिस्ट यूरोप में थी और सोवियत यूनियन में थी, उस हद तक वो हासिल कर रहा था, वो उन्होंने छीनना शुरू कर दिया। एक बात ये ज़हन में रखने कि जब मैंने कहा कि सोवियत यूनियन में जो फैसिलिटीज थी वो वेस्टर्न यूरोप में मिलना शुरू हो गई, तो उस दोनों में फर्क क्या था कि सोवियत यूनियन वो सब कुछ दे रहा था अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, सरप्लस वैल्यू को अवाम पर खर्च कर रहा था, जबकि ये जो मगरबी यूरोप के सरमाएदार साम्राज्य ममालिक थे वो पूरी दुनिया से लूट मार करके अपने अवाम को कुछ दे रहे थे ताकि ये मुतमिन रहे हमारे मुल्कों में इनकलाब का सिलसिला न शुरू हो जाए। वो आज कर्टेल करना शुरू कर दी और न्यू लिबरल इकोनॉमी ने हशर ये कर दिया कि अमेरिका और बरतानिया जैसे मुल्क में ताज़ा रिपोर्ट आई है कि बेघर लोग फुटपाथ पर सोते हैं। और ये हमारे दोस्त कामरेड राना यूसुफ पेरिस में रहते हैं, इनकी दावत पर मैं फ्रांस गया, पेरिस गया, तो वहां से एक पाकिस्तानी दोस्त ने हमारी दावत की पेरिस स्टेशन के करीब कोई कश्मीरी के होटल में। तो वहां से जब गुजर रहे थे तो एक बिल्डिंग की छज्जा बढ़ा हुआ था और उसमें वो खिड़कियां बनी हुई थी 20-25 के करीब उस बिल्डिंग में, और वो हर जगह पर कोई न कोई आदमी लिहाफ ओढ़े पड़े हुए थे। ये पेरिस की बात है, इसको कहा जाता है बेघर लोग, फुटपाथों पर सोने वाले लोग। और ताज़ा रिपोर्ट है कि अमेरिका में लाखों की तादाद में लोग जो है वो बेघर और इस पर सोते हैं। और फिर न्यू कॉलोनियलाइजेशन का दौर शुरू हो गया, मालियाती सरमाए ने दुनिया पर उबूर हासिल करना शुरू कर दिया। और आज कैफियत यह है कि अमेरिका सन्नती सरमाए और मालियाती सरमाए दोनों के बलबूते पर दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा था। आज चाइना जो है मालियाती सरमाया एक्सपोर्ट करके, मालियाती सरमाया सरमायाकारी करके आज 55 अफ्रीकी ममालिक के 46 अफ्रीकन ममालिक के वसाइल का मालिक बन चुका है। और ताजिकिस्तान उसका पड़ोसी मुल्क, वहां पर कर्जा दिया, कर्जा नहीं उतार सके, उसके नतीजे में उसका सबसे आबाद जिला बाग जो है वो उसके हवाले किया गया। वो आज ताजिकिस्तान के नक्शे का हिस्सा नहीं है, वो चीन का हिस्सा है। हबन टोटा पोर्ट जो है वो चाइना के हवाले हो गया। और पाकिस्तान का भी आलम यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमारे जनरल जिनकी नज़र पेट से आगे नहीं जाती, उन्होंने चाइना से कमीशन हासिल करके हमारा ग्वादर पोर्ट भी दे दिया, हमारा सिंधक भी दे दिया और बेशुमार मंसूबे उनको दे दिए। और चाइना ने, इस नए मालियाती साम्राज्य ने एक नई शक्ल पैदा की है। वो ये है कि जिसके साथ भी एग्रीमेंट करते हैं वो न कौमी असेंबली में लाए जाते हैं न पब्लिक किए जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि मुआहिदा क्या हुआ। और चाइना बड़ी चालाकी से न फौज भेजता है, न चढ़ाई करता है, हुक्मरानों को कमीशन देता है, जनरलों को कमीशन देता है, माल खिलाता है और उसके बदले उनसे एग्रीमेंट्स करता है। अब आपको एक मैं ताज़ा जायजा पेश कर रहा हूं कि अमेरिका ने 11 सितंबर 9/11 2011 के बाद दुनिया के ममालिक में अपनी नौ आबादियों को कंट्रोल करने के लिए 6 खरब डॉलर, 6 ट्रिलियन डॉलर्स जंगों में सर्फ किए। और उन जंगों, वो जंगें जो है वो 76 ममालिक में लड़ी गई हैं। कितने ममालिक में? 76 ममालिक में। और ये पूरी दुनिया का 39% रकबा बनता है। और उन्होंने कोई 5,07,000 के लगभग लोगों को कत्ल किया है। इसमें शाम में 5 लाख जो लोग कत्ल किए गए हैं उसकी गिनती शामिल नहीं है। जबकि अपने फौजी 6,951 फौजी, 2100 सिविलियन और 782 कॉन्ट्रैक्टर
उन्होंने अपने कत्ल करवा दिए दुनिया पर कब्जा करने के लिए, और चाइना ने अफ्रीका के 55 में से 40 ममालिक कब्जा कर लिए बगैर जंग। ये दुनिया के अंदर नई सूरत हाल बन गई है, भूख बढ़ रही है, अफलास बढ़ रहा है, वसाइल जो है वो कब्जे में होते जा रहे हैं। अब इसका मुकाबला कैसे किया जाए? आज अमेरिका जो दुनिया में इकोनॉमी में सबसे पहले नंबर पर है, दुनिया में सबसे पहले नंबर उसकी इकोनॉमी है, लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा मकरूज है, और चीन का सबसे ज्यादा कर्जा जो है वो अमेरिका पर है। लेकिन वो IMF के टूल के जरिए और फौज के जरिए दुनिया को अपने काबू में किया हुआ है, हमारे यहाँ भी काबू किया हुआ है। चाइना कहीं फौज नहीं भेजता, लेकिन वो चाइनीज बैंक्स जो हैं उसके मार्फत पावर जनरेशन प्लांट्स, हाईवेज, मोटरवेज, डैम्स, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स सब पर कब्जा करता जा रहा है, माइंस पर कब्जा करता जा रहा है। और आज दुनिया में ये कैफियत है कि इंसान जो है वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। अमेरिकी साम्राज्य और चीन के नए इस उभरते साम्राज्य के दरमियान मुकाबले के नतीजे में इंसान पिस रहा है, जंगों में इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल ये है कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए, सवाए सोशलिज्म के नहीं हो सकता। और आज अक्टूबर सोशलिस्ट इनकलाब हमें ये बता रहा है कि इंसानियत का अगर कोई अमन, सलामती और खुशहाली का रास्ता है तो वो सोशलिज्म का रास्ता है, क्योंकि सोशलिज्म हमें समझाता है कि पैदावार मुनाफे के लिए नहीं, पैदावार इंसानी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और अहम बात है हमारी मीडिया, जिस पर हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, कम्युनिस्टों का नारा है प्रेस फॉर पीपल नॉट फॉर प्रॉफिट। सरमाएदार निजाम में इंसान को इनफरादियत पसंदी सिखाई जाती है, हर फर्द जो है वो बाकी दुनिया के मफादात कुर्बान करके दुनिया को लताड़ कर अपनी जरूरतें पूरी करना चाहता है। यह सोशलिज्म ही है जो इज्तमाहियत पसंदी का दर्श देता है। पाकिस्तान में भी सूरत हाल ये हो गई है कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अक्सर हमारी जो कम्युनिस्ट और लेफ्ट के थिंक वाले दोस्त थे, पार्टियों में लोग थे, उन्होंने एक तो बहुत बड़ा हिस्सा है जिन्होंने सोवियत यूनियन के टूटने के बाद समझा कि अब कोई नया लेनिन आए जो दोबारा आके मार्क्सिज्म की तशरीह करके हमें समझाए, वरना उन्होंने कहा अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी कामयाबियों के बाद टूट गया, अब क्या समझे कि ये दोबारा आएगा। और उन्होंने समझा कि ये भी मुद्दे खारिज हो गया। लेकिन उनको जिन्होंने ये बावर कराया कि ये निज़ाम मुद्दे खारिज हो गया, उन्होंने उनको कहा कि तारीख का हतमी निज़ाम जो है वो फुकुयामा वाला है, यानी सरमाएदाराना निज़ाम हतमी निज़ाम है, आखिरी निज़ाम, जबकि वो सोशलिज्म से, कम्युनिज्म से पुराना निज़ाम है। अब वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। दूसरे वो लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टियों में, लेफ्ट पार्टियों में भी हैं, वो समझते हैं कि हाँ नहीं, सोशलिज्म मरा नहीं, मार्क्सिज्म मरा नहीं, वो आज भी वैलिड है, लेकिन शिकस्त खुर्दगी की कैफियत में है। उनकी लड़ाई, उनकी जिदोजहद, उसमें वो जज्बा, वो जान नजर नहीं आती। ऐसे लगता है कि बस चल रहे हैं, निभा रहे हैं। जिस तरह उमूमी तौर पर मुसलमान होते हैं ना, कि मुसलमान जो है वो अपने आप को मुसलमान भी समझता है, जुआ भी खेलता है, सूद भी खाता है, शराब भी पीता है, सारे काम करता है, लेकिन कहता है मैं मुसलमान हूँ। उधर से सजदा करेगा और इधर बच्चे से ज़ाना कर देगा मदरसे में। तो अब कम्युनिस्ट जो समझते हैं कि मार्क्सिज्म वैलिड है, काम जब नहीं करते तो उनका भी यही एहसास होता है कि उन मुसलमानों का हाल उनका भी हो गया। तीसरा वो है जो समझते हैं कि नहीं, मार्क्सिज्म वैलिड है, उस जुस्तजू, उस विलवले के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के इन हालात में जब मौलाना फजलुर रहमान एक बहुत बड़ा स्पेस वैक्यूम देखकर इस्लामाबाद पर चढ़ दो रहा है, उस वक्त हमारे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। फजलुर रहमान के सिलसिले में कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने कहा कि एक तो मजहबी रुजत पसंद है, उन्होंने कहा अकलियतों के हुकूक चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने IMF के खिलाफ भी कर दी, रोजगार बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात कर दी। तीसरी, जमहूरियत पर डटा हुआ है। वो लोग ये भूल जाते हैं कि जमहूरियत सेकुलरिज्म के बगैर नहीं होती। और जब मौलाना खड़े होकर कहता है कि पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ हम इसलिए उठे हैं कि ये पाकिस्तान को सेकुलरिज्म की तरफ ले जाना चाहता है, और ये MMA का ग्रुप खड़ा होकर जब ये ऐलान करता है कि पाकिस्तान के अंदर सेकुलरिज्म के लिए अगर कोई कोशिश की गई तो हमारे लाशों पर गुजर कर सेकुलरिज्म नाफिज होगी, तो वो जमहूरियत की जो दावा करता है वो मुकम्मल तौर पर झूठी है।
ऐसी ही झूठी है जैसे जुल्फकार अली भुट्टो सोशलिज्म में झूठा था। और आज जब वो IMF की बात करता है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि वो इक्तदार हासिल करना चाहता है, और जो भी पाकिस्तान में इक्तदार हासिल करना, लफ्ज में दोबारा कह रहा हूं, इक्तदार हासिल करना, जो इक्तदार हासिल करना चाहते हैं उनको पावर ब्रोकर्स के साथ मामला तय करने होते हैं। और पावर ब्रोकर कौन है? एक वो हैं जो GSQ में कोर कमांडर्स बैठे हुए, दूसरे वो हैं जो अमेरिका में IMF या वाशिंगटन वाले हैं। इन पावर ब्रोकर्स से मामला तय करने हैं। तो मौलाना फजल रहमान इक्तदार हासिल करना चाहता है, इक्तदार पर कब्जा नहीं करना चाहता। जो कब्जा करना चाहते हैं वो इनकलाब करते हैं, वो पर्ची की तरफ नहीं देखते। और आज ये पर्ची जो सरमाएदाराना निजाम था, उसकी जो साख है वो दुनिया के सामने साफ हो गई है कि अमेरिका जैसे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, वहां भी फेडरल कोर्ट की मार्फत बुश आ जाता है, अवामी वोट रद्द हो जाता है, अवाम की वोट में 11 लाख वोटों से हार जाते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज से अपने आप को जितवाते हैं वोट खरीद कर। तो ये जमहूरियत वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये फजल रहमान जो वहां खड़ा हुआ है वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए खड़ा हुआ है। तो अवाम कभी MRD की तारीख में लड़ा, अयूब के खिलाफ तारीख चली, उसमें हिस्सा लिया, उसके बाद भी तारीखें चली। अवाम ये सोचता है, और हम भी अवाम को याद दिलाना चाहते हैं कि आपकी कुर्बानियों के नतीजे में, आपको जेल जाने के नतीजे में, आपके सरमाया सर्फ करने के नतीजे में, आप अपने घरों से रुसवा हुए, खानदान तबाह हुए, उसके नतीजे में मुल्क के अंदर जो हुकूमतें कायम हुई उसने आपको दिया क्या है? वही महंगाई। हर आने वाली हुकूमत ने पहले से ज्यादा महंगाई दी, रोजगार के दरवाजे बंद। और आज जो पाकिस्तान में हो रहा है कि आसिफ जरदारी के जमाने में सिलसिला शुरू हुआ। क्या सिलसिला शुरू हुआ? कि स्कूल कॉलेज प्राइवेटाइज करो, और प्राइवेटाइजेशन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फार्मूला बनाया गया। इसी तरह स्कूलों के लिए भी कहा गया, अस्पतालों के लिए भी उन्होंने ये फार्मूला तय किया। तो सिंध में भी ये फार्मूला आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट मरकज में पीपल्स पार्टी की हो, नवाज लीग की हो या तहरीक इंसाफ की हो, सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की हो, पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की हो, पंजाब में गवर्नमेंट नवाज लीग की हो, तब भी प्रोसेस चल रहा है। इसकी मानी ये तमाम हुक्मरान हैं उस IMF के एजेंडा पर चल रहे हैं। मौलाना साहब इसके बारे में तो कहें कि वो इक्तदार में आने के बाद या अभी इस हुकूमत के खिलाफ क्यों खड़े हुए? सिर्फ इस वजह से कि जनरलों ने उसे पीछे छोड़ दिया। कठपुतली हुकूमत बिठाते वक्त उन्होंने मौलाना के मफाद को नहीं देखा। नहीं, उनको सवाल उठाना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर किन के मफादात के लिए हुकूमतें कायम की जाती है। हम इस धोखे में नहीं आएंगे कि मौलाना फजल रहमान अकलियतों की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, मिसिंग पर्सन्स की बात कर रहा है। ये तारीखी वाकया है कि नजम सेठी ने एक प्रोग्राम में बताया कि अमेरिकी सफीर का ट्रांसफर हुआ तो सफारत खाने में अलविदाई दावत थी। तो अमेरिकी सफीर और सेठी जो है वो प्लेट लेकर दूर बात कर रहे थे, कुछ खा भी रहे थे। तो मौलाना साहब उनके करीब गए और उन्होंने जाके कहा, सेठी साहब मैं भी आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा बड़ी खुशी से आइए। तो कहने लगा कि यार मेरी गुजारिश है, इन तक पहुंचा दो तर्जमा करके। कहा कि क्या है? कहने लगा कि अमेरिकी सफीर से कहो कि आपने हमेशा बेदाढ़ी और क्लीन शेव लोगों पर भरोसा किया है, एक मर्तबा दाढ़ी वालों पर भी भरोसा करके देखो, बेदाढ़ी से ज्यादा बेहतर खिदमत करेंगे। तो जब वो इस अंदाज की सोच रखता है तो अवाम के लिए क्या लड़ाई लड़ेगा? अवाम को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अवाम को कम्युनिस्टों के साथ, बाएं बाजू की कुव्वतों के साथ, उन वर्करों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहिए जिन्होंने हमेशा इनका साथ दिया है, इनके साथ रहकर आने वाली हुकूमतों से मराहत हासिल नहीं की। और कम्युनिस्ट और बाएं बाजू की कुव्वतों के लिए भी जरूरी है कि वो मेहनत कश तबके के साथ, आम आदमी के साथ अपना रिश्ता जोड़े। अगर उन्होंने आम आदमी से रिश्ता नहीं जोड़ा, मेहनत कश तबके और किसान के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ा, तो वही नतीजा निकलेगा कि कभी मुतबादिल के तौर पर पीपल्स पार्टी आएगी, कभी मुतबादिल के तौर पर नवाज लीग आएगी, कभी तहरीक इंसाफ आएगी, कभी मौलाना फजल रहमान आएगा। और मैं ये इंतबाह करता हूँ कि अब पावर ब्रोकर्स के सामने मौलाना फजल रहमान की मजहबी पार्टी भी एक मुतबादिल के तौर पर आ गई है।
और अगर ये इक़्तिदार में आए तो ज़ियाउल हक का कचरा साफ करने में आधी सदी गुजर गई है, कुछ भी नहीं कर पाए अभी तक साफ, 40 साल हो गए। तो अगर इनको हुकूमत मिल गई तो सदी गुजारेंगे तब भी कचरा साफ नहीं होगा। इस वजह से हम अक्टूबर सोशलिस्ट इनकलाब के इस 102वें सालगिरह के मौके पर हमें कम्युनिस्टों को, पूरे पाकिस्तान के कम्युनिस्टों को ये सोचना चाहिए कि कौमों की हक़ खुद अख्तियारी, उसका आवाज़ बुलंद करना चाहिए, कौमों को आपस में जोड़ना चाहिए, मेहनत कश तबके और किसानों को आपस में जोड़ना चाहिए। और जो मजहबी, जिनको नाम नहाद ये लोग अक़लियतें कहते हैं, जो या तो पंजाबी कौम का हिस्सा है या सिंधी कौम का हिस्सा है या बलोच कौम या कश्मीरी और पख्तून कौम का हिस्सा है, इन्हें जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको इकट्ठा किया जाए और ये मुत्तहद होकर लड़ाई लड़े। अगर सिंधी और महाजर का तजाद बन गया, अगर पंजाबी और सिंधी का तजाद बन गया तो हुक्मरानों के लिए मामलात बड़े आसान हो जाते हैं। और हुक्मरान ये चाहते हैं, आज देखें मुल्क के अंदर ट्रेड यूनियन तहरीक इसी वजह से कमजोर है कि एक जमाने में ट्रेड यूनियन तहरीक में जब पख्तून लीड करता था कराची में तो किसी उर्दू बोलने वाले को, किसी सिंधी पंजाबी बोलने वाले को एतराज नहीं होता था। लेकिन जब से लिसानी तकसीम हुई है तो अब लीडरशिप सिंधी भी आ जाए, उर्दू बोलने वाली भी आ जाए, लेकिन वो मिलिटेंसी नहीं है, क्योंकि पूरा फैक्ट्री का माहौल जो है वो डिवाइड है मुख्तलिफ नस्लों और कौमियतों में। तो कौमी यकजहती, तबकाती यकजहती और सोशलिस्ट निज़ाम का नारा लेकर इनकलाब के लिए आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।